हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ लगातार आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हो रहा है। और अभी हम लोग शुरू से बहुत सारे टॉपिक को, जैसे संविधान का परिचय पढ़े, प्रस्तावना को पढ़े, फिर ये शासन की पद्धतियों के बारे में पढ़े, और अभी हम लोग फंडामेंटल राइट सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो फंडामेंटल राइट से इससे पहले 2 वीडियो आपको दिया जा चुका है, जारी किया जा चुका है, जिसमें फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रमुख प्रश्न है। और आज एक वीडियो और, चूँकि फंडामेंटल राइट थोड़ा सा लंबा होता है, इसके प्रश्न तार्किक भी काफ़ी होते हैं और सभी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा समझना पड़ता है। और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन में आज पहला है क्वेश्चन नंबर 44। इससे पहले तक डिफरेंट टॉपिक्स में क्वेश्चन नंबर 43 तक हो चुका है। आज हमारा पहला क्वेश्चन है 44। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीत किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा कर्तव्य का अनुपालन नहीं किए जाने के विरुद्ध जारी किया जाता है। यानी पूछ रहा है कि जब भी कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्य का अनुपालन नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट में जुडिशियरी द्वारा आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा कौन सा रीत जारी किया जाएगा। तो यहाँ आंसर होगा परमादेश, है ना। परम आदेश, हम आदेश देते हैं कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैंडेमस। तो जब भी कोई सार्वजनिक अधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी अगर अपने कर्तव्य का अनुपालन नहीं करता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का या अनदर राइट्स का भी उल्लंघन है। और इसके अगेंस्ट में जुडिशियरी परमादेश नामक रीत जारी करता है। तो इसका आंसर होगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है। ये तार्किक प्रश्न है, ये डायरेक्ट है, ये तार्किक है। अब है कि डायरेक्टली तो ऐसा संविधान का कोई अनुच्छेद लिखता है नहीं कि भाई आप अपने पसंद का विवाह कर सकते हैं। तो किससे रिलेट करेगा, तो ये रिलेट करेगा आर्टिकल 21 से, क्योंकि उसमें जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। और एक जीवन जीने के लिए अपने पसंद के जीवन साथी की आवश्यकता सभी व्यक्ति को होती है, ताकि वह प्रसन्नतापूर्वक जीवन को जी सके, शांतिपूर्वक। और जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। हैंस इसका आंसर होगा आर्टिकल 21 यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो मताधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार में अभी तक हमने 2 ऑप्शंस वाइटल देखे हैं। अभी जितने एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और जो मेरा अनुभव है कि निर्वाचित होने का अधिकार और मत देने का जो अधिकार है, यह अगर प्राइमरी देखा जाए तो यह पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है। क्यों भाई? क्योंकि भारत का संविधान राजनीतिक सत्ता यानी शासन चलाने की अंतिम सत्ता जनता में दे देता है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है और जनता में ही शासन चलाने का अधिकार है। तो जनता अपना अधिकार जिसको ट्रांसफ़र कर देती है, वही शासन चलाते हैं हमारे प्रतिनिधि के रूप में। तो हम जो अपना राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक अधिकार जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, उसका माध्यम क्या है? वोट। तो हम लोग अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को, व्यक्ति को वोट देते हैं तो क्या मतलब कि हम अपनी सत्ता को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम अपनी राजनीतिक सत्ता उनको देते हैं, वो राजनीतिक सत्ता गेन करते हैं हमसे। हम लोग 5 साल के लिए सत्ता देते हैं तो 5 साल के लिए वो शासन चलाते हैं, पुनः सत्ता लेने हमारे पास 5 साल के बाद आते हैं। तो प्राइमरीली मत देना और चुनाव लड़ना दोनों ही पॉलिटिकल राइट है, लेकिन बाय कॉन्स्टिट्यूशन दिस टू, व्यवहार में पॉलिटिकल राइट है, एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन दिस टू आर लीगल राइट। इसीलिए कि संविधान में जो अधिकार है केवल मूल अधिकार ही नहीं है, विधिक अधिकार भी हैं। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब विधिक अधिकार है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 300A में है। तो ये लीगल राइट में आता है। फंडामेंटल राइट के किसी भी आर्टिकल में इसका कोई मेंशन नहीं है। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। देखिए, कभी कभी बच्चा लोग कहता है कि सर आप जटिल शब्द का प्रयोग करते हैं, जरूरी है। नहीं जटिल शब्द में पढ़िएगा तो क्वेश्चन भी नहीं समझ पाएगा, हाई लेवल का, PCS लेवल का तो एकदम नहीं समझ पाएगा। अब तो जनरल में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछने लगे, लोअर ग्रेड के एग्जाम में भी। तो सिंपली समझिए कि मूल अधिकार सरकार के विरुद्ध नागरिकों को दिया गया अधिकार है।
यानी संविधान कहता है कि नागरिक को जो मूल अधिकार दिया गया उसको सरकार नहीं छीनेगी, और अगर छीनेगी तो नागरिक, इसका परिवार इसकी शिकायत लेकर के वो सीधे न्यायपालिका में जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएगा, और न्यायपालिका तुरंत फंडामेंटल राइट को बहाल करवाएगा। तो यह सरकार के विरुद्ध नागरिक का दावा है। तो पहला जो ऑप्शन है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, राज्य का मतलब यहाँ सरकार है, उल्टा हो गया। दूसरा है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त करना हमारी दावेदारी है। राज्य, संविधान कहता है कि राज्य यानी सरकार या कार्यपालिका या विधायिका भी किसी के मूल अधिकार को नहीं छीन सकता है सरकार, और अगर छीनता है तो हम इसका दावा करेंगे कहाँ पर? न्यायपालिका में, कि देखिए संविधान में दिए गए मूल अधिकार को हमारा सरकार छीन रही है ना, आप इसको बहाल करवाए। और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि वो बहाल करवाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना, हाई कोर्ट की। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे लोग बी। यही है, शब्द जाल थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है एनालिसिस में, और कोई बात नहीं होता है। जीएस ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन है एकदम। अब प्राइमरी इसके पहले वाले 2 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको अनदर पीसीएस के क्वेश्चंस पूछे हुए बनाए गए हैं। और अभी फाइनल हम लोग हर चैप्टर में यही करते हैं, पहले जनरल पीसीएस और बाद में यूपीएससी का हर चैप्टर। आगे भी होगा, आज फंडामेंटल राइट खत्म हो रहा है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व होगा। फंडामेंटल ड्यूटी में भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी बनेगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन, अधिकारों में से कौन परिकल्पित हैं? सिंपली समझिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से कौन रिलेट करता है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या आपको मिला हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल 23 एंड 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। और 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, बलात्, श्रम और बेगार को रोका जाता है, प्रतिषिद्ध किया जाता है, निषेधित किया जाता है। तो पहला जो है मानव देह व्यापार, ये दुर्व्यापार है। बंधुआ मजदूरी या बेगारी को डायरेक्टली आर्टिकल 23 में रोका गया है, तो यह 23 से रिलेट करता है। अस्पृश्यता कौन बोला? नहीं, ये 23-24 से नहीं है। आप पढ़ते हैं अस्पृश्यता छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, इससे भी नहीं मतलब है। अल्पसंख्यक के हित का उल्लेख 29-30 में है। 29 में अल्पसंख्यक संस्कृति की सुरक्षा है, और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा और भाषा की सुरक्षा है। तो इसका भी कोई 23-24 से मतलब नहीं बनता है। और यह कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध 24 से बनता है, क्योंकि हम सभी पढ़ते हैं 24 लिखता है कि 6 से 14 वर्ष के किसी भी बच्चे को खतरनाक काम में, हैजार्डस इंडस्ट्रीज में नहीं लगाया जाएगा। ये डायरेक्टली आर्टिकल 23 से और ये 24 से रिलेट करता है। तो आंसर होगा 1 और 4। तो आंसर होगा 1 और 4, यानी इसका आंसर होगा सी। इसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट का लास्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा देखिए इसमें केवल शब्द जाल होता है यूपीएससी में। क्वेश्चन जीएस का ही रहता है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। मतलब ये कहता है, देखिए शब्द का खाली खेल है कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में ही छिपा हुआ, उसी में निहित है। क्योंकि राइट टू ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है ना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है, आप गौर कीजिए कि राइट टू प्राइवेसी को किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले फंडामेंटल राइट घोषित किया। कहा कि आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है, क्योंकि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए उसके जीवन की कुछ ऐसी गोपनीय पक्ष हैं जिसका उजागर नहीं होना चाहिए, वो निजी रहना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, ताकि अगर वो उजागर हो गया तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, गरिमा की हानि हो सकती है, जो जीवन जीने में बाधा दे सकता है शांतिपूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक। इसलिए आर्टिकल 21 से रिलेट करता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्न में से किससे उपयुक्त कथन सही
एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। तो आपको सीधे खोजना है कि इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पर है, या आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख या जीवन जीने की स्वतंत्रता का उल्लेख या स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 21 तक है। तो इसी में ये होगा। अब है पहला कि क्षमा कीजिएगा, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन का दिनोमत कभी नहीं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता है। जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें, जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है इसमें, है ना। अब देखिए कि अनुच्छेद 17 एवं भाग 4, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। जीवन की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है इससे। वैसे भी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक तो समानता है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, और ये अनुच्छेद 17 कभी होवे नहीं करेगा। 4 नीति सख्त इसमें जीवन की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी दी गई स्वतंत्रताएँ। अनुच्छेद 21 जो जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख है, और भाग 3 में जो अन्य स्वतंत्रताएं हैं उन्हीं से रिलेट करता है व्यक्तिगत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है ना। तो जीवन का स्वतंत्रता 21 में है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सब जैसे आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है, अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार है। तो सबका रिलेशन अनुच्छेद 19 से 22 के बीच बनता है, और जीवन की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 से बनता है। तो अनुच्छेद 21 और भाग 3 में जो गारंटी दी गई अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं, उन्हीं से जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विवरण मिलता है। इसीलिए इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी दी गई स्वतंत्रताएं, यानी सी होगा। अनुच्छेद 24 तो देख ही रहे हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार चला गया। तो थोड़ा सा अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो और शब्द समझ में आए, क्योंकि इसको कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता है, उस शब्द सरल में नहीं पूछता है PCS वाला सब। अब तो लोअर ग्रेड के एग्जाम में भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन के समझने के लिए शब्द होना चाहिए। उसके शब्द जाल को जब पकड़ लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन लगेगा करे तो बड़ी आसान है, GSE है, और रहता GSE है। और इसके लिए ज़रूरत है आप प्रैक्टिस बार बार करिए, ठीक है। और इसी के लिए विद्यापीठ का हमेशा प्रयास रहता है कि वो टिपिकल और एनालिटिकल क्वेश्चंस को लेकर आए, ताकि बच्चों को लाभ हो। वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाए जिसको बच्चे खुद ही पढ़ के समझ जाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जैसा कि आप कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। कमेंट भी ज़रूर दें, अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा, ताकि विद्यापीठ आगे सुधार करता रहे। और फिर इसी प्रकार के अगले टॉपिक को लेकर उपस्थित होगा विद्यापीठ। तब तक के लिए धन्यवाद।